हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 2 के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 2 था हमारा किस चीज के ऊपर? मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए हैं, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है। जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ही इस वाली वीडियो पे आना। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, है ना। और उम्मीद है आप लोग इस प्लेलिस्ट की हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज ही देख रहे हो। तो चलो अब चालू करते हैं कंसेप्ट। तो मार्केट सेगमेंटेशन हमने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, एक चीज समझी थी कि मार्केटिंग जो है ना वो किस तरीके से की जाती है, उसका एक मॉडल समझा था। उसमें से एक पार्ट था हमारे पास यहाँ पे क्या, मार्केटिंग सेगमेंट। ठीक है, अब हम ये सेगमेंट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो शायद मॉडल वो ये हमारे पास था एसटीपी क्या होता है ना। जहां पे हमने किसकी बात करी थी? सेगमेंटेशन की। दूसरा बात करी थी हमने टारगेटिंग की, फिर हमने बात किसी करी थी पोजीशनिंग की। अब हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर डिस्कस करेंगे, वो क्या कि सेगमेंटिंग, यानी कि सेगमेंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसको बनाने के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और उसको बनाने के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। मतलब इसको हमने बिल्कुल एक तरह से समरी के तौर पे या फिर मान लो छोटा सा टॉपिक के तौर पे हमने एसटीपी डिस्कस कर लिया था। लेकिन अब हमें इसके तीनों जो पार्ट है ना, यानी कि सेगमेंटेशन हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टारगेटिंग आएगा, फिर क्या आएगा, पोजीशनिंग आएगा। इन तीनों को हम बिल्कुल डीप में पढ़ने वाले हैं, है ना। अब यहाँ पे समझते हैं मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है। तो सेगमेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जब हम मार्केट को टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे उसको हम सेगमेंट बोलेंगे। लेकिन टुकड़ों में कन्वर्ट करने के भी कुछ तरीके होते हैं, हमें वो तरीके डिस्कस करने पड़ेंगे कि हम सेगमेंट्स जो हैं वो किस किस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। पहले यहाँ पे समझते हैं। तो सेगमेंटेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ बाइफरगेटिंग और डिवाइडिंग हेटेरोजेनियस यूनिट, जहां पे हम एक हेटेरोजेनियस यूनिट को, हेटेरोजेनियस क्या होता है, जो अलग अलग टाइप के यूनिट्स हैं, इनटू वेरियस होमोजेनियस यूनिट्स, इनको हम बहुत से होमोजेनियस यूनिट्स में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, विच हैव मोर और लेस सिमिलर ओरेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके या तो ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी या फिर कम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। यानी कि इनके फीचर्स अलग अलग भी हो सकते हैं और फीचर्स सेम भी हो सकते हैं, तो हम डिवाइड करने जाएंगे। तो अब पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आया, मार्केट सेगमेंटेशन इज अ मार्केटिंग आइडिया। ये मार्केटिंग का आइडिया है दैट ब्रेक्स डाउन द एंटायर मार्केट स्ट्रक्चर इनटू स्मॉलर ग्रुप, जहां पे हम पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को कुछ स्मॉलर ग्रुप में तोड़ देते हैं, ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स दैट शेयर सिमिलर टेस्ट, डिमांड एंड प्रेफरेंसेस, जिनके पास या तो सिमिलर टेस्ट होंगे या फिर सिमिलर डिमांड्स होंगी या फिर सिमिलर प्रेफरेंसेस होगी। मतलब हम सब जानते हैं एक प्रोड्यूसर एक टाइम पे ही बहुत से प्रोडक्ट नहीं बना सकता, लेकिन हम कुछ ग्रुप को अपने टारगेट में, कुछ कंज्यूमर्स को टारगेट में जरूर लेके आ सकते हैं, है ना। तो उसी को मैं पे क्या बोलते हैं, मार्केट को सेगमेंट करना। अब हम टारगेट बनाएंगे कैसे भाई? हो सकता है हमने जो कंज्यूमर चूज किए हो उनको सेम प्रोडक्ट की, सेम गुड्स की या सेम सर्विसेज की डिमांड हो, या फिर हो भी सकता है उनका टेस्ट सेम हो, तो कहीं ना कहीं हम उस ग्रुप के पास जाके अपनी गुड्स को और अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, या फिर हो सकता है उनकी प्रेफरेंसेस क्या हो, सेम हो। तो उसके बेसिक पे जो है ना कहीं सेगमेंट यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है इस चीज का, वन मार्केट सेक्टर इज होली डिफरेंट फ्रॉम द अदर। जो एक मार्केट सेक्टर है दूसरे से क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोड्यूसर हो सकता है जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, है ना, बहुत सारी कैपिटल हो, तो वो जाके हो सकता है डायरेक्टली प्रोड्यूसर गुड बनाना शुरू कर दे, यानी कि मशीनरी, इक्विपमेंट्स, जिससे फर्दर प्रोडक्शन हो सके वो सब बनाना शुरू कर दे। लेकिन एक प्रोड्यूसर वो भी हो सकता है जिसके पास इतना प्रॉपर फंड नहीं है, लेकिन वो कंज्यूमर गुड्स बना सकता है, तो वो कंज्यूमर गुड्स बनाएगा। यानी कि दोनों मार्केट सेक्टर जो है ना आपस में क्या होंगे, काफी ज्यादा डिफरेंट होंगे। इसलिए हमने बोला ना यहाँ पे कि हम यहाँ पे हेटेरोजेनियस मार्केट सेक्टर को तोड़ते हैं, वो भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, अ मार्केट सेगमेंट इज मेड अप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर व्यू पॉइंट्स एंड इंटरेस्ट। तो जो मार्केट सेगमेंट है जो हम तोड़ेंगे, जो बनेगा वो उन लोगों से बनेगा जिनके सिमिलर व्यू पॉइंट होंगे,
इसका मतलब ये है कि जब हमने अपने लिए एक मार्केट सेगमेंट चूज कर लिया तो उनके अंदर जो भी कंज्यूमर्स आएंगे उनके व्यू पॉइंट, उनके टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस, उनकी डिमांड सब कुछ क्या होंगी, बिल्कुल सिमिलर होगी। वरना वो कंज्यूमर किसी और के पास आ जाएगा गुड्स लेने, अगर उसकी जो प्रेफरेंसेस है, टेस्ट है, डिमांड अगर सिमिलर नहीं हुई तो वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि मार्केट सेगमेंट इज मेड अप ऑफ पीपल, ये उन लोगों से बना होता है हु शेयर सिमिलर व्यू पॉइंट्स एंड इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट और व्यू पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, एक जैसा होगा। द मार्केट चेंजेस आर मेट विद अ कंपेरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम दोज इन सेम सेगमेंट। यही नहीं, जो मार्केट चेंजेस होते हैं, ठीक है, आर मेट विद अ कंपेरेबल, हम इसे कंपैरिजन भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्स फ्रॉम दोज इन सेम सेगमेंट, उन लोगों से जो कहीं ना कहीं सेम सेगमेंट में काम कर रहे हैं। क्योंकि एक ही सेगमेंट में जरूरी नहीं आपको एक ही प्रोड्यूसर काम करता हुआ मिलेगा, अलग अलग प्रोड्यूसर्स भी काम कर सकते हैं सेम सेगमेंट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर एक सेगमेंट है जहां पे लोग क्या करते हैं, व्हीकल्स फूड यूज करते हैं। अब वो हो सकता है बाइक्स फूड यूज कर रहे हो सकता है वो 4 व्हीलर यानी कि कार प्रोड्यूस कर रहे हो, और भी बहुत से व्हीकल्स हो सकता है वो लोग वो चीजें यूज कर रहे हो, तो वो भी चीज इसी के अंदर आती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। और लोग जो है ना अपने सेगमेंट के अंदर ही कंपैरिजन करते हैं। अब जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो ऑटोमोबाइल से कंपैरिजन करेगा ना, एफएमसीजी कंपैरिजन क्यों करेगा? एफएमसीजी क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उनसे कंपैरिजन क्यों करेगा, मतलब ही नहीं उनसे कंपैरिजन का। तो ऐसी चीजें क्या होती है, बकवास हो जाती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों के बीच में, सेम सेगमेंट्स के बीच में होता है। कई भी डिफरेंट सेगमेंट्स आपस में कंपैरिजन नहीं करती कि जो एफएमसीजी तो इतने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हमारी इतनी गाड़ियां सेल हो रही है। अरे भाई एफएमसीजी में क्या आते हैं, कोलगेट, टूथब्रश, यानी कि जो भी घरेलू यूज के सामान होते हैं, और तुम बेच रहे हो गाड़ी, दोनों कंपैरिजन कैसे कर सकते हो कि उसकी ज्यादा यूनिट्स बिक रहे हैं, तुम्हारे कम यूनिट्स बिक रहे हैं। तो इस तरीके से कभी कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन हमेशा सेम सेगमेंट्स के बीच में ही किया जाता है। अगला पॉइंट क्या आता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं, बेसिस ऑफ सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट्स। हम कंज्यूमर मार्केट्स की सेगमेंटिंग कैसे कर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, वो समझ लेते हैं। द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन कुड बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। हम जो है सेगमेंटेशन इन कुछ 4 कैटेगरीज में करते हैं। अब ये 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है वो समझ लेते हैं। पहला क्या आता है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब ये जियोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे आपने वर्ड सुना है ना ज्योग्राफी, उससे वर्ड बना हुआ है ये वाला सेगमेंटेशन। इसका मतलब हम जो है वो एक कर सकते हैं रीजन के हिसाब से सेगमेंटेशन, रीजन यानी कि इलाके के हिसाब से, कि भाई यहाँ पे ये ज्यादा गुड्स बिकते हैं, यहाँ पे इस गुड्स की डिमांड ज्यादा है, तो मुझे यहाँ पे ये वाले गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए। दूसरी जगह हो सकता है कि दूसरे गुड्स की डिमांड ज्यादा हो। तो कई बार क्या होता है कि रीजन्स की वजह से भी डिमांड अलग अलग होती है, क्योंकि रीजन्स की वजह से भी कल्चर चेंज होते रहते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से डिमांड अलग हो सकती है। सिटी वाइज भी डिमांड जो है वो अलग अलग हो सकती है किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विसेज की, क्योंकि सिटी वाइज भी बहुत सी चीजें क्या होती हैं, पॉपुलर होती हैं, है ना, तो लोग जो है वो उन चीजों की डिमांड करते हैं। तो सिटी हो गया। साइज के हिसाब से भी हो सकता है। साइज का यहाँ पे मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो साइज यानी कि जो रीजन है वो कितना बड़ा है, छोटा रीजन है या बड़ा रीजन है, उसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं हम जो है सेगमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट पे भी सेगमेंट इफेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया अगर हम इंडिया में साउथ की तरफ अगर कोई भी पर्सन क्लोथ्स का व्यापार करना चाहता है, यानी कि कपड़े बेचना चाहता है, तो साउथ की तरफ तो गर्मी रहती है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा हैवी क्लोथ्स नहीं पहनते हैं। तो वहाँ पे लोग जो है वो कैसे नॉर्मल कपड़े पहनेंगे, जैसे हर एक सीजन में, गर्मी में भी, ठंड में भी इतनी ठंड नहीं होती वहाँ पे। लेकिन वही चीज़ देखो जब हम बात करते हैं नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ तो ऑलमोस्ट हमेशा ठंड रहती है, तो वहाँ पे हमेशा लोग जो है तो हैवी कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी गुड्स की और सर्विसेज की डिमांड जो है वो बदल जाती है। तो ये तो हो गया हमारा जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अभी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है, जहाँ पे हम लोगों के हिसाब से बनाते हैं सेगमेंटेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज के हिसाब से, कि किस इलाके में किस एज के ज्यादा लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं बच्चे ज्यादा हैं तो वहां पे ऐसे गुड्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी सर्विसेज आपको देखने को मिल सकती हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए प्रोड्यूस की गई हों, ठीक है। तो हो गया एज के हिसाब से। या फिर मान लो कहीं पे बूढ़े लोग ज्यादा रहते हैं, यानी कि ओल्ड एज पर्सन्स, है ना, ठीक है, सीनियर सिटीजन ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे हो सकता है कि ऐसे गुड्स देखने को मिले, ऐसी सर्विस देखने को मिले जो सिर्फ किन के लिए हो, ओल्ड एज पर्सन्स के लिए हो, ठीक है। मेल जेंडर के हिसाब से हो सकता है, जेंडर के हिसाब से हो सकता है कि भाई कहीं पे मेल जो है ना, वुमेन जो मेन जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन। तो ऐसे केस में ना, तो जो मेन है उनके लिए जो है कोई भी फैसिलिटी जो है ज्यादा प्रोड्यूस की जाएगी, ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, वुमेन पे कम ध्यान दिया जाएगा। अगर
वुमेन ज़्यादा होती तो वुमेन में ज़्यादा फोकस करते। तो जेंडर के हिसाब से भी कहीं ना कहीं लोग जो है ना सेगमेंट चूज करते हैं। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस, शादी के हिसाब से भी क्या करते हैं, मैरिटल स्टेटस के हिसाब से भी लोग जो है चूज करते हैं, ठीक है। इनकम के हिसाब से भी, अब इनकम के हिसाब से कैसे, अगर मान लो कहीं पे ज़्यादा पुअर लोग रहते हैं किसी एक सेगमेंट के अंदर, तो वहाँ पे ज़्यादातर गुड्स जो है ना वो चीप क्वालिटी के चीप रेट पे बनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सारी जनसंख्या है, सारे लोग हैं वो पुअर है, वो उनकी इतनी अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं कि वो महंगे गुड्स अच्छी क्वालिटी के खरीद पाएँ, तो इसलिए वहाँ पे चीप प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। लेकिन अगर लोगों की इनकम अच्छी है, यानी कि लोग अमीर हैं, रिच क्लास से हैं, तो वहाँ पे महंगे गुड्स प्रोड्यूस होंगे, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। आप एग्जांपल ले लो इंडिया का और अमेरिका का। अब अमेरिका में जनरली जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों की अफोर्डेबिलिटी एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जितनी इनकम में लोग अपने आप को अच्छे सर्वाइव कर सकते हैं ना, वहाँ पे वो इनकम जो है ना बेसिक नीड्स में खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड यूएस से। मतलब इंडिया और यूएस में डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है इनकम को लेके। तो इनकम की बात आ गई। एजुकेशन के ऊपर भी होता है भाई कि एजुकेशन किस लेवल की है, क्योंकि कई बार लोग एजुकेशन के हिसाब से भी डिमांड करते हैं कि उनके पास नॉलेज कितनी अवेलेबल है। अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, तीसरा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अच्छा ये तो हो गया ना एक बार पॉइंट। अच्छा ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं शायद अलग अलग, अब वो समझते हैं। कई बार लोग मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड और लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग भी जो है ना कहीं अपने आप को डिवाइड करते हैं। ये भी एक टाइप का डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन ही है, जहाँ पे लोग जो है अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को बाय या सेल करना पसंद करते हैं, ठीक है। परसेप्शन के हिसाब से कि भाई मुझे किस तरह के गुड्स इंजॉय करने हैं, ठीक है। इनकी सबके अपने परसेप्शन, जैसे अब मान लो हम कंज्यूमर की बात करते हैं, कंज्यूमर की एक परसेप्शन ये भी तो हो सकती है कि भाई मैं गुड्स जब भी खरीदूंगा जब वो महंगे होंगे। क्यों? क्योंकि लोग सोच होती है कि जो चीप, जो सस्ते गुड होते हैं वो चीप क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, और जो महंगे गुड्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। लेकिन कई बार इसका उल्टा भी निकलता है, कई बार चीप क्वालिटी के गुड्स महंगे गुड्स से ज़्यादा बेहतरीन होते हैं, ठीक है। तो परसेप्शन पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड कैसा होगा उस पर भी डिपेंड करता है, और लाइफस्टाइल वो कैसा एंजॉय करना चाहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये एक को टाइप बना डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का। तो ये तीन टाइप हो गए सेगमेंटेशन के। अब लास्ट क्या है? लास्ट है फोर्थ टाइप। ये कौन सा है? बिहेवियरल सेगमेंटेशन, कि लोग बिहेवियर के हिसाब से कैसे यहाँ पे सेगमेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल बेनिफिट हो गया कि भाई बेनिफिट किन चीज़ों में ज़्यादा है ना, ऐसे कौन से गुड्स हैं, ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जिनको सेल करने पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा यूसेज रेट, उसका यूसेज क्या है, यानी कि लोग उसे यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि यूज़ अगर बार बार होगा तो डिमांड बार बार होगी, डिमांड बार बार होगी तो प्रोड्यूसर ऐसे गुड्स को बनाने की कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है। इसके अलावा लॉयल्टी कैसी है, ठीक है, लोगों की उस गुड्स के प्रति या फिर उस सर्विस के प्रति, क्या लोग बार बार उसे यूज़ कर रहे हैं, वही बात आ गई किसकी, यूसेज रेट की। फिर अवेयरनेस कैसी है लोगों के बीच में, क्या लोग उस प्रोडक्ट को जानते भी हैं, क्या उस सर्विस को समझते भी हैं, तभी तो लोग बाय करेंगे। अगर उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को जानेंगे ही नहीं तो बाय क्यों करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया। तो ये चार हमारे तरीके हुए यहाँ पे सेगमेंटेशन के, कि हम सेगमेंट जो है ना कैसे कैसे बिजनेस के अंदर बना सकते हैं। तो तक हमने क्या क्या देख लिया, मार्केट सेगमेंट में मैंने समझ लिया मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। दूसरा, एक प्रोड्यूसर किस किस तरह से, यानी कि हम कहीं ना कहीं कंज्यूमर मार्केट जो है वो किस तरह सेगमेंट कर सकते हैं अलग अलग चीजों के बेसिक पे, ठीक है। अब समझते हैं नीड फॉर मार्केट सेगमेंट। नीड के बाद सिर्फ दो चीजें रह जाएंगी, एक एडवांटेज, दूसरा लिमिटेशंस। अब मार्केट सेगमेंटेशन की इतनी जरूरत है ही क्यों मार्केट सेगमेंट करते हैं, वो हम समझते हैं। पहला क्या आता है पॉइंट इसमें, टारगेटिंग सर्टेन ऑडियंसेस यूज्ड ड्यूरिंग डेमोग्राफिक सेगमेंट, यानी कि हम जो है वो कुछ सर्टेन ऑडियंस को ही टारगेट करना चाहते हैं, इसलिए हम मार्केट सेगमेंट चूज करते हैं। और ये सिर्फ हम नहीं करते, कोई भी बिजनेस जो है ना वो मार्केट सेगमेंट चूज करता है। क्यों? क्योंकि सबकी डिमांड को फुलफिल करना भाई ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है, ठीक है, सबकी डिमांड को फुलफिल करना, क्योंकि कितने सारे लोग हैं। तो हम जो है वो लोगों को अपने हिस्से में बांट लेते हैं कि भाई हम जो है हमारा सेगमेंट सिर्फ इतना सही रहेगा, हम सिर्फ इतने लोगों को टारगेट करते हुए चलेंगे। और जो बिजनेस जितना बड़े ग्रुप को, जितने बड़े सेगमेंट को टारगेट करता है वो उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता है कई बार, और उसका बिजनेस उतनी तेजी से एक्सपेंड भी करता है। आज हम बड़े बड़े बिजनेस की बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री होगी, टाटा जी हो गए, ठीक है, अडानी साहब हो गए, तो ये जो सब है हमारे, इन्होंने इतना कवरेज क्यों कर रखा है? क्योंकि इन लोगों ने ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट में पार्टिसिपेट कर रखा है। यानी कि अब टाटा जी को ही देख लो आप, टाटा के नमक से लेके टाटा के ट्रैक्टर तक सब मिलता है उस कंपनी के अंदर। तो यानी कि एफएमसीजी गुड्स से लेके बाकी सारी गुड्स, हर चीज जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करे। तो सेगमेंट कितने बड़े हैं, हर सेगमेंट में कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट कर रखा है। तो लोग कुछ सर्टेन ऑडियंस को टारगेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे टारगेटिंग की बात हम करते हैं।
दूसरा पॉइंट क्या आता है, अ सेगमेंटेड मार्केट अनेबल्स यू टू डिलीवर वेरियस मैसेजेस टू वेरियस डेमोग्राफिक कैटेगरीज। यही नहीं, जब हम एक सेगमेंटेड मार्केट चूज कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं डिलीवर करते हैं कुछ सर्टेन मैसेज, वो भी डेमोग्राफिक कैटेगरीज को, यानी कि अपने गुड्स, अपने सर्विसेज, अपने मैसेजेस हम सिर्फ उन कैटेगरीज को दे सकते हैं जो हमारे सेगमेंट के अंदर आते हैं। तीसरा, इफ यू आर अनअवेयर ऑफ योर ऑडियंस, अगर हम अपने ऑडियंस को नहीं जानेंगे तो यू कांट कम्युनिकेट विद देम इफेक्टिवली, हम उनसे इफेक्टिवली बात नहीं कर सकते। यानी कि जब तक हम अपने ऑडियंस की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, उनकी डिमांड को नहीं समझेंगे, उन्हें किस तरह के गुड्स चाहिए, किस तरह की सर्विसेज चाहिए, किस प्राइस लेवल पे चाहिए, कौन कौन से फीचर के साथ चाहिए, सब नहीं समझेंगे तो कैसे हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली। तो ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम जो है ना सेगमेंट बना के चलते हैं कि ये हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमें इनके लिए गुड्स और इनके लिए सर्विस प्रोड्यूस करनी है, तो इतने इलाकों पे फोकस करना है, इनसे ही बातें करनी है, इनसे ही पता करना है कि वो किस तरह के गुड्स और किस तरह की सर्विसेज चाहिए। तो तीसरा पॉइंट ये आया। फोर्थ क्या आया, इट इज अ टेलर्ड फोकस स्ट्रेटजी इज टू एफिशिएंटली मैनेज एंड एडवर्टाइजिंग बजट। और यही नहीं, जब हम अपने सेगमेंट को चूज कर ले तो हमें समझ आते हैं कि हमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितने आने वाली है। जितना बड़ा सेगमेंट उतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि उतने लोगों तक हमें क्या करना है, अपनी कंपनी का नाम पहुंचाना है, उतने लोगों के लिए हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर सेगमेंट ही छोटा सा हो तो फिर एडवर्टीजमेंट भी क्या करना पड़ती है, कम करनी पड़ती है। तो हम एडवर्टीजमेंट बजट को एनालाइज करने के लिए भी कई बार सेगमेंट बनाते हैं कि हमारा कंज्यूमर, जो कंज्यूमर ग्रुप है, कंज्यूमर सेक्टर है, शेयर है, कितना बड़ा है। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, कस्टमर सेगमेंटेशन डिवाइड्स योर ऑडियंस इनटू सेवरल कैटेगरीज। जो कस्टमर सेगमेंटेशन होता है वो कहीं ना कहीं डिवाइड करता है पूरी ऑडियंस को सेवरल कैटेगरीज के अंदर एंड अनेबल्स यू टू यूज मैसेजिंग दैट इज स्पेशली टेलर्ड टू देयर नीड्स। यानी कि एक बार अगर हमने सेगमेंट बना लिया तो हम उसे बहुत सी कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनसे बात करते रहते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते रहते हैं कि भाई आपको किस तरह की चीजें चाहिए, किस तरह की गुड्स चाहिए और किस तरह की सर्विसेज चाहिए, ठीक है, ताकि हम वही चीजें प्रोड्यूस करेंगे जो कंज्यूमर को चाहिए। क्योंकि अगर हम वो चीजें प्रोड्यूस नहीं कर रहे जो हमारे सेगमेंट को चाहिए या फिर जो हमारे कंज्यूमर को बाय करने हैं तो कोई फायदा नहीं उस गुड्स को बनाने का। क्यों? क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो गुड या तो खराब हो जाएंगे, वो सर्विस खराब हो जाएंगी, यानी कि वो पैसा जो है, वो रिसोर्स जो है क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। यानी कि हमें उनके नीड्स के हिसाब से कहीं ना कहीं गुड्स प्रोड्यूस करने होते हैं। सिक्स्थ और आखिरी पॉइंट क्या है, यू मेक श्योर दैट पीपल हु सी योर मार्केटिंग आर शोन प्रोडक्ट्स दैट आर मोर एप्रोप्रिएट फॉर देम। यानी कि जब हम किसी भी चीज, किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी सर्विस को लेके मार्केटिंग करते हैं तो प्रोडक्ट दैट आर मोर एप्रोप्रिएट, वो उनके लिए सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। यानी कि अगर वो प्रोडक्ट या वो गुड, वो सर्विस उनके लिए एप्रोप्रिएट नहीं होंगी तो वो किसी और प्रोड्यूसर के पास जाके वो गुड्स, वो सर्विसेज खरीद सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक नुकसान वाली बात हो जाएगी। तो ये 6 हमारे मेन पॉइंट आए यहाँ पे। अब आगे समझते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। यानी कि एडवांटेजेस हो गए, लिमिटेशंस हो गई, किस चीज़ की, मार्केट सेगमेंटेशन की, ठीक है। तो पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेजेस में 2 तो लिख चुका हूँ मैं, अभी और भी पढ़ने हैं हमें, ठीक है, चिंता मत करो। पहले ये 2 पढ़ लेते हैं, फिर मैं इन सबको इरेज करके फिर बाकी एडवांटेजेस देखते हैं कि कौन कौन से हैं और बाकी लिमिटेशंस भी कौन कौन सी है। एडवांटेज में क्या आता है, पहला, अ मार्केटर कैन रिकॉग्नाइज एंड एक्सेस मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। एक मार्केटर का काम क्या होता है, एक अच्छे मार्केटर का काम ये होता है, कैन रिकॉग्नाइज एंड एक्सेस मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। उसे समझना पड़ता है कि मार्केट में किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज चल रही हैं, क्योंकि बिजनेस में मेनली 2 चीज पहचानी होती हैं, अपॉर्चुनिटी क्या होती है और थ्रेट क्या होती है। थ्रेट इसलिए पहचाने होते हैं ताकि उससे बिजनेस को हार्म ना हो, बिजनेस को दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर कोई मुश्किल बड़ा टाइम आ गया, कोई बहुत बड़ा थ्रेट आ गया तो बिजनेस को कहीं ना कहीं डूबने का आकार तक ले आता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी अपने टाइम पे पहचान ली तो आप उसका फायदा उठा लोगे, वरना मार्केट में कॉम्पिटिटर की कमी नहीं है, कोई ना कोई उस अपॉर्चुनिटी को देख लेगा और वो उसका बेनिफिट ले जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज का पता लगाना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, और ये काम किसका होता है, मतलब मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी का पता लगाना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। एडवांटेज ये होता है सेगमेंटेशन करने का, क्योंकि आप जो है वो अपनी सेगमेंट के तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि आप उनसे कम्युनिकेट करते हो। सिंपल, अभी उन्होंने ऊपर डिस्कस किया ना क्यों हम सेगमेंट बनाते हैं, और जब उनसे कम्युनिकेट करते हैं पता लग जाता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उन्हें किस तरह के गुड्स चाहिए, किस तरह की सर्विस चाहिए, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मार्केटिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, एक्सेस ईच सेगमेंट्स नीड्स। हमें हर एक सेगमेंट की नीड्स का पता होता है, उन्हें किस चीज की जरूरत है, एंड इवेल्युएट
हाउ वेल द एग्जिस्टिंग ऑफरिंग सेटिस्फाई देम, और हम ये भी समझते हैं कि हम जो अभी उन्हें ऑफरिंग यानी कि अभी जो हम उन्हें गुड्स दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, वो किस लेवल पे उन्हें सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। अगर सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो भाई वो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे उस गुड्स के हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास। तो इससे बढ़िया क्या है कि मैं जल्दी जल्दी अपने गुड्स को ऐसा बनाऊं कि हमारे गुड्स और हमारी सर्विसेज क्या कर देंगी, उनको सेटिस्फाई कर देगी, तो उन्हें कहीं ना कहीं किसी और प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एडवांटेज होते हैं मार्केटिंग के या फिर सेगमेंटेशन के। क्योंकि हमने सेगमेंट बना लिया, अब हम लगातार कॉन्टैक्ट में अपने कंज्यूमर के साथ कि उन्हें किस तरह के गुड्स और किस तरह की सर्विसेज चाहिए। ये 2 पॉइंट हो गए। अभी हम और चीज़ों के बात करेंगे। अभी एडवांटेज के पॉइंट कम नहीं है, पहले यहाँ तक जिसको जो उतारना है वो उतार ले, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे बाकी के एडवांटेजेस और उसके बाद बात करेंगे लिमिटेशंस के बारे में। और हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब पहले यहाँ तक जिसको जो उतारना उतार सकता है, और नोट्स के लिए तो नंबर लिखे हुए हैं। हाँ, अभी और पॉइंट डिस्कस करने में एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में, पहले यहाँ तक उतार लो फिर डिस्कस करते हैं। चलो फिर अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सेगमेंटेशन के एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में। एडवांटेज के 2 पॉइंट ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो मार्केटर कैन मोर इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर मार्केटिंग बजट। तो जो मार्केटर होता है उसे पूरा का पूरा मार्केटिंग बजट अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है विद द यूज ऑफ नॉलेज ऑफ वेरियस कैटेगरीज, ताकि वो हर एक कैटेगरीज में मार्केटिंग कर सके, है ना। इनकी गुड्स के टाइप है, सर्विस के टाइप है, और मार्केटिंग की जरूरत तो हर एक प्रोडक्ट को होती है। तो इसलिए उसे अपना मार्केटिंग बजट अच्छे से एलोकेट करना होता है डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट सर्विसेज के बीच में, यानी कि हर एक कैटेगरी को लेके। 4th पॉइंट क्या आता है? तभी हम जाके कहीं ना कहीं एडवांटेज देख सकते हैं सेगमेंटेशन का, क्योंकि हम हर एक सेगमेंट में कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कॉस्ट आ रही है, तो हर एक सेगमेंट से बेनिफिट भी क्या मिलेगा? अच्छा खासा मिलेगा। अब क्या आता है हमारा 4th पॉइंट? 4th पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? मार्केटर कैन अडेप्ट हिज और हर ऑफरिंग। तो जो मार्केटर जो है वो अडेप्ट कर सकता है अपनी ऑफरिंग यानी कि गुड्स और सर्विसेज को, एंड सेल्स पिचेस टू टारगेट मार्केट। और यही नहीं, वो कहीं ना कहीं जो भी मार्केट शेयर रखा है हमने, जो भी मार्केट टारगेट रखा है, वहां पे जाके उसकी सेल्स भी जनरेट करने की कोशिश कर सकता है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग का काम ही यही होता है। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, यानी कि 5th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है? सेगमेंटेशन मेक्स इट इजियर। जो सेगमेंटेशन है वो एक चीज को इजियर बनाता है टू क्रिएट प्रायोरिटीज, कि भाई प्रायोरिटीज किसको रखी जाए, प्रायोरिटीज ऑफ रियलिस्टिक सेल्स टारगेट, यानी कि कौन से गुड्स को, कौन सी सर्विस को, उसकी सेल्स को हमें प्रायोरिटाइज करना है। यानी कि कई बार क्या होता है कि बिजनेस के पास अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, पर हर एक सेगमेंट ना इतना अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो जोन से गुड्स जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, जोन से गुड्स उनके लिए, तरह से मैं बात करता हूँ स्टार बन के रहते हैं। हमने बात की ना एक पॉइंट की स्टार की, यानी कि ऐसे गुड्स जो बिल्कुल उन्हें अच्छे प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। तो उस पे मेन फोकस रहता है किनका? मार्केटर्स का भी, क्योंकि वो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो क्या आता है? 6th पॉइंट। वो क्या होता है? मैनेजमेंट कैन स्पॉट न्यू ल्यूक्रेटिव मार्केट। जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं नए और ल्यूक्रेटिव मार्केट की तरफ फोकस करके रखता है। अभी बात है ल्यूक्रेटिव मार्केट क्या होता है? अरे कोई ऐसा गुड्स तो नहीं आ रहा मार्केट, कोई ऐसी गुड्स तो नहीं आ रही मार्केट में, कोई ऐसी सर्विस मार्केट में तो नहीं आ रही जो अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है और मनी बना सकती है अच्छा ज़्यादा, है ना। ल्यूक्रेटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मनी मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उनकी तरफ भी जो है ना मैनेजमेंट का फोकस रहता है, दैट डिमांड स्पेशल अटेंशन। तो वहाँ पर भी वो लोग बिल्कुल ना नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं कि काश कोई अपॉर्चुनिटी हाथ रख जाए, काश कोई ऐसे गुड्स जिनकी फ्यूचर में डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, हम उससे पहले से प्रोड्यूस करना चालू कर दे। तो उन चीजों पे भी खर्चा होता है मैनेजमेंट का। तो ये हमारा एक और एडवांटेज हो गया, ठीक है। और ये सब किसकी वजह से पता लगता है? सेगमेंटेशन की वजह से, क्योंकि सेगमेंटेशन जब भी हम करते हैं ना तो हम मार्केट में किसके उसमें रहते हैं कम्युनिकेशन में? कंज्यूमर्स के। और कंज्यूमर हमें बताता है कि फ्यूचर में किन किन गुड्स की वो डिमांड करने वाले हैं, किन किन सर्विस की वो डिमांड करने वाले हैं, और उनमें से कौन से जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो उसकी तरफ भी मैनेजमेंट का ध्यान रहता है। 7th पॉइंट में क्या आता है? बाय मेकिंग बेटर यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जब हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को बेटर यूज करते हैं, कंपटीशन कैन बी हैंडल्ड मोर स्किलफुली। तो कंपटीशन को एक अच्छे एक मोर स्किलफुली यानी अच्छे तरीके से हम जो है कहीं ना कहीं हैंडल कर सकते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की, तो हमारा ध्यान क्या मार्केट में हर एक गुड्स के ऊपर होता है? नहीं, हमारा ध्यान सिर्फ उन गुड्स के ऊपर होता है जिन सेगमेंट्स में हम अवेलेबल होते हैं। यानी कि एक प्रोड्यूसर सिर्फ उन सेगमेंट के बारे में सोचता है जिसमें वो खुद गुड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है।
होता है, उसे बाकी सेगमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उससे भी फिलहाल मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो जिन सेगमेंट्स में गुड्स जनरेट कर रहा है, जिन सेगमेंट्स में सर्विस जनरेट कर रहा है, वो सिर्फ वहां फोकस करता है कि बाकी जो मेरे कॉम्पिटिटर वो क्या कर रहे हैं, है ना, ताकि कोई भी थ्रेट ना आए बिजनेस के अंदर। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि बाकी लोग कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, तो हम भी कुछ नया ट्राई करते हैं और उससे बेहतर गुड्स और उससे बेहतर सर्विस बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि मार्केट में उनकी डिमांड हमेशा बरकरार रहे। तो ये हो गया। तो 8th पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, फॉर ईच मार्केट कैटेगरी, हर एक मार्केट कैटेगरी के लिए सुटेबल सर्विस बंडल्स कैन बी क्रिएटेड। सुटेबल सर्विस बंडल जो है ना वो क्रिएट किए जाते हैं, यानी कि हर एक सेगमेंट के लिए हम जो है वो गुड्स बनाते हैं और सर्विसेज बनाते हैं, ताकि हर एक सेगमेंट का क्या हो सके, मतलब हर एक सेगमेंट में ना डिमांड जो है जारी रहे हमेशा के लिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मार्केट का काम क्या होता है, हर एक कैटेगरी का ध्यान रखना, हर एक सेगमेंट पे फोकस करना, ठीक है। हर एक सेगमेंट का मतलब क्या है कि जिन जिन सेगमेंट में प्रोड्यूसर इन्वॉल्व है, किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि अब आप बोलोगे कि भैया ऊपर वाले पॉइंट में तो आपने बोला था कि सेगमेंट पे वो सिर्फ उन सेगमेंट में फोकस करते हैं जहाँ पे वो बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं भी नीचे भी उन्हीं सेगमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ताकि हर एक सेगमेंट में प्रॉपर फोकस जाए। वरना ऐसा होगा कि जिन सेगमेंट में फोकस करेंगे उनसे तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन जिन सेगमेंट में फोकस नहीं कर रहे वो सारे सेगमेंट, वहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी या तो कम हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी, तो ये सब नुकसान हो सकते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट आए। अब समझ लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। पहला क्या आता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कॉस्ट तो बढ़ेगी जब इतनी सारी चीज़ें करेंगे हम, और मार्केटिंग पे ना फालतू खर्चा आएगा इन सब चीज़ों को मैनेज करने में, तो कॉस्ट तो बढ़ेगी। तो कॉस्ट्स आर रेज्ड बाय सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन जैसे कॉस्ट राइज करती है। अ कंपनीज एफर्ट्स टू कैटर वेरियस मार्केट निचेस रिजल्ट इन अ प्रोलिफरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और क्योंकि कंपनी को यहाँ पे बहुत से गुड्स और बहुत सी सर्विसेज यानी कि बहुत सी सेगमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाती है। क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी कम क्यों होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब भी बढ़ता है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाने के दो ही तरीके होते हैं, तो प्राइस को बढ़ा लो, पर प्राइस बढ़ाना कभी भी बिजनेस के लिए सुटेबल मेथड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्राइस बढ़ाए तो बाकी कॉम्पिटिटर भी तो हैं, बायर्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, ठीक है, चीप प्रोडक्ट्स की तरफ। तो इसलिए प्राइस बढ़ाना कभी भी एक इफेक्टिव मेथड नहीं होता। पर इफेक्टिव मेथड होता क्या है, इफेक्टिव मेथड ये होता है कि आप जो है कॉस्ट को मिनिमाइज कर लो। तो कॉस्ट को मिनिमाइज करके चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो चीज़ आ गई। तो शॉर्टर मैन्युफैक्चरिंग रन्स एंड प्रोडक्ट वेरिएशंस इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। और यही नहीं, शॉर्टर मैन्युफैक्चरिंग रन्स एंड प्रोडक्ट वेरिएशंस, जब भी कोई छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है, मैंने आप लोगों की बात समझाई थी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हमने यहाँ पे क्या बात करी थी कि जब भी प्रोडक्शन जो है वो लार्ज लेवल पे किया जाता है, तो एडिशनल कॉस्ट जो नए गुड्स को बनाने पे आ रही है वो हमेशा कम होती चली जाती है। क्यों, क्योंकि गुड्स में दो कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। कॉस्ट जो है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं टोटल कॉस्ट, वो दो तरह के होते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब हम बात करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट की, यानी कि वो कॉस्ट तो फिक्स रहेगी चाहे कितनी मर्जी आउटपुट प्रोड्यूस कर लो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो चेंज कब होती है, जब हम नए गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जितने नए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उतनी फालतू टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट है ना वो डिवाइड होती रहती है ना, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही जगह पे जो है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं टोटल फिक्स कॉस्ट जो है ना कम होनी शुरू हो जाएगी जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारा टीसी क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसी प्रोडक्शन यूनिट है जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर लेवल में प्रोडक्शन कर रही है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है शॉर्टर मैन्युफैक्चरिंग रन्स, तो इनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। और प्रोडक्ट वेरिएशंस, और यही नहीं, अगर वो मल्टीपल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट में मल्टीपल रॉ मटेरियल्स रहेंगे, ठीक है, बहुत सी मशीन्स रहेंगी, तो खर्चा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रोडक्ट वेरिएशंस इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। इसे बोलते हैं कि कई बार अलग अलग सेगमेंट को एक साथ चूज करने से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या होती है, राइज कर जाती है, और जो एक प्रोड्यूसर के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, बोथ मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कीप अ लार्ज इन्वेंट्री। अपनी लार्ज इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी भाई। जब अलग अलग सेगमेंट्स में काम करेंगे तो बायर्स तो अलग तरह की गुड्स और अलग तरह की सर्विस जो है खरीदने जाएगा वहाँ पे, तो उन्हें इन्वेंट्री भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी अपने पास। अब जैसे मान चलो आपको ऐसी दुकान होती है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ अवेलेबल मिलेंगी, है ना, स्टेशनरी का सामान लेना है वो ले लो, ठीक है, राशन का सामान लेना है वो ले लो, तो उनके पास एक बड़ी दुकान होती है। क्यों, क्योंकि उन्हें उनके स्टॉक्स मैनेज भी तो करने पड़ेंगे। तो वही चीज़ है कंपनी के साथ है, अगर वेरियस सेगमेंट में कोई प्रोड्यूसर कोई कंपनी काम करेगी, कोई इंडस्ट्री काम करेगी, तो उनको जो है ना इन्वेंट्री बहुत बड़े लेवल पर रखनी पड़ेगी। हर एक गुड्स की, हर एक गुड्स की, सर्विस की तो क्या इन्वेंट्री, हर एक गुड्स की जो है इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, है ना, सिर्फ मैन्युफैक्चरर को नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर को भी, क्योंकि जो उन गुड्स को, उन सर्विस को सेल कर रहा है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, व्हेन डिस्टिंक्ट प्रोग्राम्स आर एम्प्लॉयड।
जब एक साथ इतने सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं फॉर वेरियस मार्केट सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट के लिए, प्रमोशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कॉस्ट राइज, तो इनकी कॉस्ट राइज करती है। क्यों? क्योंकि हम एक साथ बहुत से गुड्स के लिए मार्केटिंग करवाते हैं, बहुत से गुड्स के लिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आती है, बहुत से गुड्स की प्रमोशन करवाते हैं, बहुत से गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, तो इन सबकी कॉस्ट जो है वो लगातार राइज करती रहती है। फोर्थ एक लिमिटेशन क्या है? व्हेन इन्वेस्टमेंट में बी रेंडर्ड इनइफेक्टिव इफ अ मार्केट सेगमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज, और जैसे ही मार्केट सेगमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई तो जो इन्वेस्टमेंट है वो खराब हो सकती है पूरी की पूरी। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि भाई मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो और वहाँ पे कोई नया प्रोड्यूसर गया, उसने बोला अरे भाई यहाँ तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, मैं यहाँ जाके प्रोड्यूस करूँगा, लेकिन जैसे ही वो गया उस मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई, यानी कि उसकी डिमांड खत्म हो गई, ट्रेंड में चेंज आ गया, तो क्या अब लोग उसके गुड्स की डिमांड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसने जो भी पैसा लगाया था, जो भी इन्वेस्टमेंट लगाई थी, ऑलमोस्ट वो सारी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ आए एडवांटेजेस सेगमेंटेशन के, कुछ लिमिटेशंस आई सेगमेंटेशन की। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हम क्या बात कर रहे थे? एसटीपी के बारे में। एसटीपी क्या था हमारे पास यहाँ पे? सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, और लास्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे? पोजीशनिंग। तो अगली वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में? टारगेटिंग के बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो, है ना। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मेट्रो बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर जाकर नोट्स ले सकते हैं, आप जिसको जो उतारना है वो उतार लें।